अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी विद विच न्यूक्लियाई आर बाउंड विद ईच अदर, या इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to move to separate all the nucleons in a nucleus infinite distance apart। ठीक है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? ये वो एनर्जी होती है, ये वो एवरेज एनर्जी होती है जो हमें चाहिए एक न्यूक्लियन को रिमूव करने में फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियन ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस और उसको हम कैसे निकालेंगे? जो हमने कल बाइंडिंग एनर्जी निकाला, ठीक है, उसको डिवाइड करना है बाय मास नंबर। ठीक है, इट विल गिव अस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बट पर न्यूक्लियन। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलवेज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर। ठीक है, तो इट इज फॉर वन न्यूक्लियन। तो अगर हम इसका वेरिएशन देखेंगे विद मास नंबर, तो जो ग्राफ हमें मिलता है दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड यूनिक टाइप ऑफ ग्राफ। उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। तो पहले हम वो देखेंगे कि ग्राफ कैसा होता है इसका। तो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये देखिए आप, वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और एक्स एक्सिस पे क्या है? मास नंबर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रेस्पेक्ट टू मास नंबर। इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती है, पहले हम वो देखेंगे। जो बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए 1H1, 1H2 एंड 1H3, वो स्मॉल है, बहुत कम है। ठीक है, दैट इज वेरी स्मॉल। इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर हम देखेंगे मास नंबर 3 से लेके 20 तक, 3 से लेके 20 तक कुछ ऐसे न्यूक्लियाई है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने नेबरिंग एटम्स से, नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज़्यादा है। जैसे कौन कौन सा मास नंबर वाला है? हीलियम है 4, बेरिलियम 8, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ये आप देख रहे हो, इनके लिए पीक्स हैं, ये देखिए रेड डॉट्स हैं जो ऊपर की तरफ है। हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और इसी तरह से बेरिलियम के लिए। यहाँ पे देखा वो दिख नहीं रहा अच्छे से, बेरिलियम के लिए भी पीक हमें मिल रही है। तो अगर पीक मिल रही है तो इन न्यूक्लियाई की कौन कौन सा न्यूक्लियाई इसमें आता है? दैट इज मास नंबर 4, 8, 12, 16, 20। इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर, दीज आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर। 4, मास नंबर 4, मास नंबर 8, मास नंबर 12, 16 एंड 20। इन न्यूक्लियर की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने नेबरिंग न्यूक्लियस से ज़्यादा होती है। जैसे अब देखोगे कार्बन 12 के नेबरिंग न्यूक्लियस सपोज नाइट्रोजन 14, तो नाइट्रोजन 14 से कार्बन न्यूक्लियस कार्बन 12 की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन 16 की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन अपने नेबरिंग एटम्स से। ठीक है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। अब अगर आप देखोगे, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब अगर आप देखोगे 20 से आ गया, 30 से लेके पूरा 120 तक, या 30 से लेके अगर आप देखोगे 1 मिनट 62 तक, यहाँ से यहाँ, तो ये कर्व ऐसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज है। तो अगर हम देखेंगे एटॉम में ये मास नंबर 30 से लेके या 25 से लेके अप टू 62, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो शो कर रही है ग्रेजुअल इंक्रीज, और इस पीरियड में, इस मास नंबर के वैल्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ फॉर निकल 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड फॉर आयरन। ठीक है, तो निकल और आयरन न्यूक्लियस के लिए निकल 62 मास नंबर, आयरन 56 मास नंबर, इन दो न्यूक्लियर के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है, ये बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है।
अब अगर आप 62 से ऊपर जाओगे, ये देखिए 62 से आगे जाएंगे, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअल डिक्रीज शो कर रही है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग। और इनमें से जो हैवीएस्ट एलिमेंट है दैट इज़ यूरेनियम, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्रॉप हो रही है कहाँ तक, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है यूरेनियम 238, 7.5 या 235 का भी अगर आप देखोगे, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 62 मास नंबर से आगे फिर ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, 30 से 62 तक ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नटशल में कहूँ 30 से लेके 120 तक, एक और ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे इन दोनों को कंबाइन करके, 30 से लेके 120 तक लगभग लगभग ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, 30 से लेके 120 तक ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। और जो हाइस्ट वैल्यू है इस रेंज में दैट इज़ फॉर आयरन एंड निकल। तो ये हैं स्टेबल न्यूक्लियर। अब इस ग्राफ से हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, अगर हम पीक वैल्यू निकल की तरफ देखेंगे, इसके लेफ्ट साइड भी देखेंगे और इसके राइट साइड भी देखेंगे। इसके लेफ्ट साइड जो नीचे न्यूक्लियर हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, लिथियम है, नाइट्रोजन है आगे, ठीक है। ये तो हो गए पीक वैल्यू के लेफ्ट साइड। और जो पीक वैल्यू के राइट साइड है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, या बाकी एलिमेंट्स इसी रेंज में। तो इस डिवीजन से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे हैं, जो लेफ्ट साइड पे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जो राइट साइड है पे है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। लेकिन जो लेफ्ट है उनका मास नंबर कम है, जो राइट पे है उनका मास नंबर ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियर है लो मास नंबर के, उनके पास टेंडेंसी है एक दूसरे से मिलने की, ठीक है, फ्यूजन होने की, फ्यूज होने की, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, सच दैट वो फ्यूजन करके जो बड़े न्यूक्लियस देंगे तो दे विल मूव फ्रॉम स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू टू हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू। इसी तरह से जो बड़े न्यूक्लियर हैं, हैवी न्यूक्लियर, दे आर आल्सो अनस्टेबल। तो इनके पास टेंडेंसी क्या है कि ये ब्रेक होते हैं, स्प्लिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिशन। और फिशन होने के बाद ये जब छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होंगे तो इस तरह से ये इधर की तरफ आ जाएंगे 120 वाले रेंज में, या 120 से कम वाले रेंज में, 190 वाले रेंज में। तो इस तरह से ये भी मूव हो जाएंगे फ्रॉम लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टू हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि ये स्टेबिलिटी ढूंढेंगे बाय फिशन, और लोअर मास नंबर वाले न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ढूंढेंगे बाय फ्यूजन। तो द प्रोसेस ऑफ फिशन एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू बाय दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ठीक है। तो फिशन और फ्यूजन में जो रिजल्ट होता है, द न्यूक्लियाई टेंड टू मूव फ्रॉम लो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन टू high binding energy nucleon. So this is very important parameter, binding energy per nucleon and its variation with respect to mass number. अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, अगर हम ग्राफ एक प्लॉट करेंगे बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज Z, एन जेड, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ मिल रहा है दैट इज समवट लाइक दिस। वैसे मिल रहा है, यहाँ पे एक रेंज मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इस लाइन को आगे ले जाएंगे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाली लाइन है, इस लाइन पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होगा, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज n इज इक्वल टू जेड लाइन, एन जेड लाइन, n इज इक्वल टू जेड लाइन। और यहाँ पे जो ये एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 20, इसके बाद आएगा फिर 40, 60 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज एटॉमिक नंबर, तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो जो न्यूक्लियर हैं Z लेस देन और इक्वल टू 20 के लिए, देखिए 20 तक, 0 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर वाले, प्रोटॉन नंबर वाले न्यूक्लियर है, उनके लिए जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो इसीलिए हम अगर इस लाइन को आगे खींचेंगे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं n इज इक्वल टू जेड लाइन। लेकिन जैसे जैसे हम मास नंबर 20 से ज़्यादा जाएंगे,
20 से आगे जाएंगे तो ये जो लाइन है n इज इक्वल जेड लाइन, ये ग्राफ उससे डीविएट हो रहा है, उससे डीविएट हो रहा है कहाँ की तरफ, न्यूट्रॉन वाले साइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टेंड टू इंक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टेंड्स टू इंक्रीज फॉर z ग्रेटर देन 20, जितना जितना हम दूर जाएंगे 20 से आगे उतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है टू कॉम्पनसेट प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस, ठीक है। जैसे हैवी मास नंबर जो जब बनेगा तो प्रोटॉन का नंबर बहुत हाई होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन को कंपनसेट करने के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, ताकि न्यूक्लियर फोर्स से वो कंपनसेट हो जाए और न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। और देखा गया है हैवी मास नंबर्स के लिए जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी 1.7 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हैवी मास न्यूक्लियर, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेंड्स टू इंक्रीज एज वी गो फर्दर एंड फर्दर, दिस इज बिकॉज to compensate the Coulomb repulsions due to proton-proton, due to much bigger size of nucleus, the number of neutrons tends to increase so that the nucleus remains compact. So this is stability criteria for heavy mass nucleus. तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ली यूरेनियम की 238 या उसी के आसपास जितने भी न्यूक्लियर हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, 7.5 7.4 7.8 समथिंग इसी के ऑर्डर की, तो वो मूव करना चाहेंगे टुवर्ड्स स्टेबिलिटी रीजन, यानी कि 8 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले रीजन की तरफ वो जाना चाहेंगे। कैसे जाएंगे वो, जब वो उनका फिशन होगा, और फिशन जो है दैट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर।